हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम एकेडमी। तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर ये 6 है आपका, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, श्वसन प्रणाली। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही बेसिक क्लास है, इसको हम लोग बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो भी आपके जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये बीपीएससी टीआरई 4 एंड जो बीपीएससी और टीआरई 4 है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो बिहार एसएससी आ रहा है, जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे बेसिक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें ये काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में भी लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो मे भी इस चक्कर में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फैक्ट समझ में आना चाहिए। जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनको तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना है, तो आपका तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई किया है, फिर स्कूल में जाके हम पढ़ा नहीं रहे हैं। उस टाइप का टीचर आपको नहीं बनना है। आपको एक ईमानदार और अच्छा टीचर बनना है, तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर आप बेईमान टीचर हैं तो बस आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने ऑब्जेक्टिव होगा। आप एक सच्चे और ईमानदार टीचर हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं, उसके आगे के भी आपको सोचना पड़ेगा और बेटर एजुकेशन, तो क्वालिटी कंटेंट डिलीवरी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक दिन पूछो बहुत ही मीन्स ईगरली वेटिंग, बहुत ही तीव्र तरीके से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए वेट कर रहा था। ठीक है, जो कि वो 1 साल के बाद, अपने 1 साल के बाद टाउन में आ रहे थे। बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपने दादाजी का, क्योंकि करीबन 1 साल के बाद उसके गाँव में आए थे, टाउन में आए थे। ही वॉज इन रियल हरी एज ए फॉरवर्ड टू रिसीव हिम देम एट द बस स्टॉप। बहुत हड़बड़ी में था कि जल्दी से जल्दी हम अपने ग्रैंड पेरेंट को रिसीव कर ले बस स्टैंड में। वो बहुत तेज़ दौड़ा एंड रीच द बस स्टॉप इन फ्यू, दौड़ कदम फास्ट रनिंग किया और कुछ चंद मिनटों में बस स्टॉप पहुंच गया, बस स्टैंड। क्योंकि दौड़ के गया था तो ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, बहुत फास्टली, बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था। तो उसकी जो दादी थी उसे पूछी कि तुम इतना इतना ज़ोर से क्यों, इतना वाई यूर ब्रीथिंग सो फास्ट, आप इतना तेज़ी से क्यों सांस ले रहे हो? तो बूझो बोला कि ही केम रनिंग द वे, वो दौड़ते हुए बस स्टैंड आया इसलिए उसकी सांसें फूल रही है और वो तेज़ी से सांस ले रहा है। बट द क्वेश्चन स्टक इन हिज माइंड, बट उसके दिमाग में एक सवाल घूम गया कि ही वॉन्टेड वाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्ट। अगर हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने से हम लोग को क्या होता है, हम लोग सांसें तेज़ क्यों लेते हैं? क्या कारण है कि दौड़ने में हम लोग बहुत सांसें तेज़ लेना शुरू कर देते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा। द आंसर टू बुझो क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। अब इसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको कि हम लोग ब्रीथ क्यों करते हैं, हम लोग क्यों सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जब इस प्रणाली को हम लोग समझेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ सर, क्या रीज़न है कि दौड़ने के बाद आपकी सांसें फूलती हैं, आप तेज़ सांस लेते हो। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। चलिए पढ़ते हैं। वाई डू, हम लोग इंस्पायर क्यों करते हैं? देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किससे बने हुए हैं? माइक्रो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने, इसको हम लोग सेल्स कहते हैं। हमारा जो बॉडी किससे बना हुआ है? सेल्स से बना। जैसे हमारा घर का जो बेसिक यूनिट है ईंट है, ईंट को जो मकान बनता है, वैसे हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स है। सेल्स से हमारा पूरा बॉडी बना है। ठीक है, बहुत सारा सेल्स मिलकर टिश्यू बनाता है, बहुत सारा टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। पूरा सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी बनता है। सेल क्या है आपका? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, क्या है? सेल है। तो जितने भी सेल है ना, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शंस। हर सेल का अपना सर्टन फंक्शंस होता है। जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन हो गया, हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट का काम है, फंक्शन है, एक्सक्रीशन है एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे जो सारे फंक्शन से कौन परफॉर्म करता है? सेल को परफॉर्म करना होता है। तो इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल नीड्स एनर्जी। अब सेल इतना काम करेगा तो उसको तो एनर्जी चाहिए चाहिए ना। इवन व्हेन वी ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। जब जब हम लोग खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी क्या चाहिए? एनर्जी की हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो एनर्जी आता कहाँ से? बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एक्चुअली एनर्जी आ कहाँ से रहा है? द क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम?
तो कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट कैन यू से दैट वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। अब समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स हम लोग क्यों हमारे पीछे पड़े थे कि आपको खाना जो है आप रेगुलरली खाइए, सही ढंग से खाइए, प्रॉपर अमाउंट में खाइए। क्योंकि फूड में क्या होता है, फूड एनर्जी को स्टोर करता है। फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी। फूड में क्या होता है, एनर्जी होता है जो कि रिलीज होता है। जब हम लोग रिस्पायर करते हैं तो एनर्जी क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। क्यों रिस्पायर करते हैं, ताकि हम लोग के फूड से क्या मिले, एनर्जी मिले। रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। रिस्पायर करने से मेन फंक्शन क्या है कि उससे हम लोग को एनर्जी रिलीज होता है, अपने बॉडी को एनर्जी मिलता है। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो भी क्या करते हैं, ब्रीथ इन एयर। जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हवा को लेते हैं। आपको पता है कि जो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, हम ब्रीथ आउट, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग जो ब्रीथ आउट एयर, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जो सांस लेते हैं हम निकालते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होता है। दी एयर वी ब्रीथ इन इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स। जो भी हम सांसें लेते हैं, जो भी हम एयर को लेते हैं, वो क्या हमारे पूरे बॉडी का हर पार्ट्स को जाता है। क्योंकि हर पार्ट्स को ज़्यादा मतलब हर सेल को जाएगा। बॉडी किससे बना, सेल से बना। तो पूरे पार्ट्स में गया, इट मीन्स कि अल्टीमेटली वो किसके पास गया, सेल्स में गया। अब सेल्स को जब एयर मिला, अब सेल का जो फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब सेल क्या करता है अब सेल में क्या होता है, देखिए इन सेल्स ऑक्सीजन जो है ना, हम लोग एयर का मिक्सचर गैसेस है। एयर में ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैसेस है, ठीक है। तो अब सेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है एयर से, ठीक है। और फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन आ गया कि रिस्पायरेशन किसको कहते हैं, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सेल किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज फूड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। और ये रिस्पायरेशन वो जितने भी ऑर्गेनिज्म सबके सेल्स में होता है। सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के साथ क्या करता है, रिस्पायर करता है। और उनको जब रिस्पायर करेंगे तो उनको एनर्जी रिलीज होगा। सेल में होता है क्या, जो फूड जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, वो होता है ब्रेक डाउन। किस में होता है ब्रेक डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है, यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की हेल्प से जो फूड हमारा है CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और वाटर हो रहा है। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ओकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अभी आपको 2 पॉइंट को याद रखना है। जब भी हम ग्लूकोज को करते हैं ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को करते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। और जब भी हम फूड को करेंगे ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग, इसमें बिना ऑक्सीजन के यूज के, उसको करेंगे एनरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। तो दो टर्म है, एरोबिक और एनरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वी आर यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड। एनरोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जब हम लोग फूड को करते हैं ब्रेक डाउन तो क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन को देखते हैं। देखिए ये है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। ये हमारा फूड है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है, ठीक है। इन द प्रेजेंस, यहाँ पर ऑक्सीजन के हम लोग प्रेजेंस में कर रहे हैं ब्रेक डाउन, तो क्या बन रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये तो हो गई एनर्जी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन किसका है, ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन का इक्वेशन, ठीक है, एरोबिक। आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, जैसे ईस्ट हो गया, वो एयर के एब्सेंस में भी सर्वाइव करता है। उसको जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जैसे ईस्ट हो गया, ठीक है। और वैसे ही ऑर्गेनिज्म हम क्या कहते हैं, एनरोब्स कहते हैं, विच कैन सर्वाइव विदाउट एयर, विदाउट एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। उसको एनर्जी मिलता है कहाँ, उनको एनर्जी मिलता है थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन, जो कि बिना ऑक्सीजन से होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जो ग्लूकोज किसमें होता है ब्रेक डाउन, अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे CO2 बनेगा। अब सर इसकी इक्वेशन देखिए, ये हमारा फूड है ग्लूकोज, इसको आप लोग फूड कहते हैं, जो कि ग्लूकोज का फॉर्म में होता है।
इन दी अब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बना प्रोडक्ट हमारा, बाई प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा, CO2 बन रहा प्लस एनर्जी बन रहा। वही ऑक्सीजन के प्लेस में क्या था हमारा, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल की जगह पे वाटर बन रहा था। तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन है तो आपको अल्कोहल नहीं बनेगा, वाटर बनेगा, और ऑक्सीजन नहीं है तो रिएक्शन जो हो रहा है एनरोब में क्या हो रहा है, वो अल्कोहल बना रहा। देखिए जो ईस्ट है इसको कहते हैं हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसे सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। ईस्ट दे रिस्पायर एनरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इल्ड अल्कोहल। इसमें जो रिस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है और इसमें अल्कोहल रिलीज हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग वाइन और बियर बनाने में यूज़ करते हैं ईस्ट को, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, अल्कोहल रिलीज करता है। देखिए जो हमारा जो जो ह्यूमन बॉडी है, जो हम लोग का खुद का मसल्स है, वो भी रिस्पायर करता है एनरोबिकली, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग क्या, हम लोग बिना ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायर करते हैं। हमारा जो मसल्स रिस्पायर करता है, ठीक है, हम लोग तो नहीं, जो हमारा बॉडी का मसल्स है वो भी रिस्पायर करता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि हम लोग हमारा मसल्स क्या है, एनारोबिकली रिस्पायर करता है। तो क्यों करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होता है, व्हेन देयर इज टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो गया, तो उस केस में क्या होता है, हमारा बॉडी जो है एनारोबिकली रिस्पायर करता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, जब मॉर्निंग में दौड़ने जाते हो, जब बहुत अदर एक्सरसाइज कर रहे हो जो बहुत हैवी है, मीन्स बहुत समय तक आप कर रहे हो ना, घंटों से, मान लीजिए 2 घंटे से दौड़, मीन्स मान लीजिए आप आधा घंटे से दौड़ रहे हैं, चाहे मॉर्निंग में आप 1 घंटे से क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हेवी साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर हेवी वेट लिफ्टिंग, बहुत वजन उठा रहे हैं, तो जो डिमांड ऑफ एनर्जी का उसमें हाई है। मान लीजिए आप हेवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपको एनर्जी का डिमांड बहुत हाई है। क्योंकि एनर्जी का डिमांड हाई है, लेकिन ऑक्सीजन और सप्लाई क्या है, वो लिमिटेड है, क्योंकि हम सांस तो नॉर्मली जितना लेते उतना ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच इज इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा लिमिटेड है, लेकिन हमको एनर्जी क्या चाहिए, बहुत हाई चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन बहुत कम है। इस कारण क्या होता है, हम लोग एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, जो कि मसल्स के अंदर होता है, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। जो हाई एनर्जी का डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए क्या होता है, हमारा मसल्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो जब भी एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा तो उसका जो इक्वेशन को आप याद रखिए, ग्लूकोज हमारा जो कि मसल्स में है फूड के फॉर्म में, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा नहीं है, एब्सेंस ऑक्सीजन है, तो क्या लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। हमारा बॉडी क्या करता है, लैक्टिक एसिड को बनाता है जब भी हम लोग रिस्पिरेशन जो होता है एनारोबिकली होता है। तो देखिए ये जो हमारा ये जो भाई साहब है, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए, इनका जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, ऑक्सीजन का बहुत कम है। तो एनर्जी का डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इनका जो बॉडी का जो मसल्स है, यहाँ पे क्या होगा आपका, जब पैर में हाथ में क्या होगा, यहाँ पे एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर और लैक्टिक का फॉर्मेशन, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मे भी बॉडी में आपका क्रैम्प या दर्द आ सकता है। आपने कभी सोचा है कि वाई यू गेट क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प्स, आपके मसल्स में तनाव क्यों होता है, खींच तनाव क्यों आता है, क्रैम्प क्यों आता है, क्यों आपका बहुत दर्द होता है जब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं। तो द क्रैम्प्स ओकर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली, जब मसल रिस्पायर करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस समय क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और आपके बॉडी में क्रैम्प्स होता है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एसिड। अच्छा, इलेक्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, जो ग्लूकोज था वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, पार्शियल आधा ही होता है, आधा नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जो लैक्टिक एसिड का हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है ना, जमा होता रहता है, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स क्रैम्प। देखिए हमारे बॉडी में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो जमा हो रहा है, उसको जमाव के कारण क्या हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है। हम लोग को जब भी मसाज मिलेगा, ठीक है ना, या कोई हॉट वाटर गर्म पानी से सिकाई करेंगे, तो हमको जो क्रैम्प जो दर्द हुआ है उससे आपको राहत मिल सकता है। कैन यू गेस वाई इट इज सो, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
क्यों मसाज करने से गर्म पानी से हम लोग को रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है? क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, जब मसाज करते हैं, तो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होता है, मसल्स में बढ़ जाता है। सबसे पहला काम क्या हुआ कि आपने हॉट बात किया, चाहे मसाज किया, तो उससे क्या हुआ, जो ब्लड का सर्कुलेशन वो क्या बढ़ गया। जब ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि अब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ गया तो कम जो हमारा जो लैक्टिक एसिड जो होगा उसको कम्प्लीटली कर देगा ब्रेक डाउन, किस में, CO2 और वाटर में, ठीक है। जो रिमेनिंग हमारा जो लैक्टिक एसिड कम्प्लीटली हो जाएगा ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड में CO2। जो लैक्टिक एसिड बना था ये अब टूट जाएगा, किस में टूटेगा, CO2 एंड वाटर में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सावधानी क्या है कि जो एक्टिविटी 6.1 है उसको आपको करना है किसके, आपके टीचर के सुपरविजन, टीचर के सामने करना है, ठीक है। अकेले नहीं करना, ताकि आपसे कुछ गलती हो चाहे कुछ भी आपको खतरा ना हो। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है आपको अपने टीचर्स के सुपरविजन में ही परफॉर्म करना है, अकेले परफॉर्म नहीं करना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको अपना नाक बंद करना है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट कट रहा है, ठीक है। हाँ चलिए सही है। आपको क्या करना है, आपको नाक बंद करना है, ठीक है। नाक बंद कर लिया आपने, नाक और मुंह दोनों बंद करना, आपको घड़ी की तरफ देखना है, ठीक। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, जब आप नाक और मुंह बंद कर लीजिएगा तो क्या आपको महसूस हो रहा है समय के बाद। आप कितने समय तक अपने अपने नाक और मुंह को बंद करके रह सकते हैं। हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ बोथ ऑफ देम क्लोज, कितने समय तक दोनों को आप बंद करके रख सकते हैं। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड, आप अपनी सांसें कितने समय तक रोक सकते हैं, उस टाइम को आप नोट कीजिए। ये फिगर 6.2 में दिखाया गया है। या देखिए, ये आप इस तरीके से अपने नाक मुंह बंद करके कर सकते हैं और नोट कीजिए कितने समय तक आपकी कितनी क्षमता है कि आप अपने सांसों को रोक सकते हैं। हालांकि कभी भी ये काम अकेले मत कीजिएगा, ठीक है। टू डेंजरस मैन। आपको पता है कि यू कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग विदाउट ब्रीथ, आपको पता है कि आप लंबे समय तक बिना सांस लिए नहीं रह सकते, ठीक है। मान लीजिए आपने नाक मुंह बंद कर लिया है तो हार्डली 1 मिनट 2 मिनट तक आप बिना सांस लिए रुक सकते हैं, बट लंबे समय तक आप नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ब्रीथिंग मतलब होता क्या है, टेकिंग एन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर विच रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, हम ऐसा फ्रेश एयर ले रहे हैं जिसमें आपको जो हमको ऑक्सीजन दे रहा है, जो हम रिलीज कर रहे हैं उसमें क्या है, आपका CO2 निकल रहा है, ठीक है। जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमको क्या चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। जब सांस रिलीज करेंगे तो उसमें CO2 होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन की मदद से द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेल। जब सांस को जब हम अंदर ले रहे हैं जिसमें एयर, जो एयर में ऑक्सीजन है, तो उसको कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है। जो सांस को छोड़ते हैं जिसमें CO2 है उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ते हैं ना उसमें क्या होता है, CO2 होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। तो थोड़ा सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा कि इनहेलेशन किसको कहता है, एक्सहेलेशन किसको कहते हैं। इनहेलेशन हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और एक्सहेलेशन का CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हमारे जीवन भर चलते रहता है। लाइफ ऑफ एन और किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जो आपका ब्रीथिंग है, यानी कि सांस को अंदर लेना सांस को बाहर छोड़ना, जब तक आप जीवित हैं ये आपका चलते रहेगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑन ऑल द टाइम, हमेशा हम सांसें लेते हैं सांसें छोड़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन्स ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्न ब्रीथिंग रेट। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी बार सांस छोड़ रहे हैं उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं मतलब कि हम ब्रीथिंग में क्या आता है, इनहेलेशन आता है, एक्सहेलेशन आता है, ठीक है। वो अल्टरनेटली काम करता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले आप इनहेल कीजिएगा फिर आप एक्सहेल कीजिएगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू इनहेल देन एक्सहेल, ओके। ए ब्रीथ मीन्स वन
इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक सांस का मतलब क्या होता है, एक बार सांस को अंदर लेना, एक बार सांस को अंदर छोड़ना, इसको कहते हैं वन ब्रीथ। देखिए बूझो क्या बोल रही है। Bujo noticed that when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. Can you tell him why it was so? बूझे बोलते कि जब हम नाक मुंह हम बंद किए थे, तब नाक मुंह छोड़े कुछ समय के बाद तो हम फिर लंबा सांस लिया। लंबा सांस मैंने क्यों लिया, आपको एक्सप्लेन करना, तो आप कमेंट कीजिएगा बूझो ने अपना नाक मुंह को खोला तो उसने लंबे सांस क्यों लिया। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। बोला कि वुड यू लाइक टू फाइंड आउट और ब्रीथ रेट, क्या आपको आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी सांस छोड़ते हैं, आपको क्या पता करना है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे। देखिए, डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या आप जानना चाहते हैं कि जो हम जो सांस ले रहे हैं वो क्या फिक्स है कि हम इतना ही बार एक मिनट इतना सांस लेंगे, या बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। देखिए फिक्स तो नहीं होता, क्योंकि हमारा जो कभी हम लोग क्या सांस हम तेज लेते हैं, जब हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी सांसें हैं वो थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। नॉर्मली ये कांस्टेंट ही रहता है। लेट्स अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम एक मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हैं, इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 6.2। इसमें क्या बताया जा रहा है, जनरली हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग सांस ले रहे हैं। हम लोग क्या है, जब हम जीवन पर्यंत हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग जो प्रक्रिया है कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2 है। देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग हमेशा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है हम लोग उतना फील नहीं होता कि हम लोग सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है ब्रीथिंग का, ठीक है, जो ऑटोमेटिक होते रहता है। लेकिन अगर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट। अगर हम चाहेंगे तो हम मीन्स एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग है उसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या ब्रीथ इन एंड आउट, हम नॉर्मली ब्रीथ क्या करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन ब्रीथ इन एंड आउट। करना क्या है, एक आप सामने रखिए घड़ी और एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी सांस छोड़ रहे हैं उसको आप नॉर्मली सांस ले और सांस छोड़ दीजिए। तो जो आप नॉर्मली उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड। जितनी बार आपने सांस को अंदर लिया क्या उतनी ही बार आपने सांस को बाहर छोड़ा। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको ब्रीथिंग रेट को काउंट करना है, नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट आपने कितना लिया है। आज जो आपने काउंट किया है उसको आपको रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। पहले आपको नॉर्मल कंडीशन में क्या करना है, आपने एक मिनट में कितना सांस लिया और कितना सांस छोड़ा उसको आपको नोट डाउन करना। फिर क्या करना है, आपको हल्का चलना है, ठीक है। आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, थोड़ा सा दौड़ लिया चल, उसके बाद फिर से सांस लिया सांस छोड़िए, फिर आप काउंट कीजिए और फिर उसको आप रिकॉर्ड कीजिए। 2 बार करना है। एक तो नॉर्मल टाइम में आपने एक मिनट में कितनी बार सांस लिया कितनी बार सांस छोड़ा। दूसरी बात, थोड़ा सा आपने वॉक किया, थोड़ा सा रनिंग किया, और रनिंग और वॉक करने के बाद आपने एक मिनट में कितनी बार सांस लिया और कितनी बार सांस को छोड़ा, इसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ कि रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर द कंप्लीट रेस्ट। तो मैं कहने मतलब वही है कि आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर रेस्ट लेने के बाद कितना आपने सांस लिया सब आपको इसको रिकॉर्ड करना है। टेबुलेट योर फाइंडिंग्स, जो भी आपने मीन्स रिकॉर्ड किया उसको क्या करना है, आपको टेबल के फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करना है। एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। जो आपने डिफरेंट कंडीशंस का, एक बार नॉर्मल टाइम में, एक बार वॉकिंग के बाद, तो इसको आपने रिकॉर्ड करना। और जो आपके जो बाकी दोस्त हैं उन सब की वो लोग भी करेंगे, और सबको एक दूसरे कंपेयर करना है कि मैंने कितनी बार एक मिनट में क्या है ब्रीथिंग रेट, आपका क्या है, मेरे फ्रेंड का क्या है, इनको आप कंपेयर कीजिए। जो एक्टिविटी है इससे आपको पता चलेगा कि वेन एवर ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही सी ब्रीथ फास्टर। किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी, क्या करें, जो सांस बहुत तेजी से ले, जैसे मान लीजिए आप दौड़ के भी आए हैं, ठीक है, आपने रनिंग किया, चाहे फास्ट वॉकिंग किया है, तो नॉर्मली आप जितना सांस लेते हैं उसके कंपेयर में आप ज़्यादा सांस लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एज रिजल्ट
जब फास्ट सांस को लेंगे तो ब्रीथिंग आपका बहुत फास्ट रहेगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगा। एज रिजल्ट क्या है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू योर सेल। और हम फास्ट ब्रीथिंग करें तो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल को जाएगा, तो ये क्या है, जो हमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जो लिया है वो क्या करता है, स्पीड अप, क्या जो हम लोग फूड को जो होता है ना ब्रेकडाउन, उसके प्रोसेस को क्या करता है, बढ़ा देता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो डज दिस एक्सप्लेन वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। इसीलिए जब हम लोग कोई भी खेल के आते हैं तो हम लोग को ज़्यादा भूख लगता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है थका हुआ रहता है, ठीक है, तो हम लोग बहुत लंबी लंबी सांसें लेते हैं, हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन यू फील ड्रॉजी, जब भी आप बहुत आलस फील करेंगे, चाहे बहुत ही थका हुआ महसूस करेंगे, तो आपको जो ब्रीथिंग रेट है क्या, कम हो जाएगा। तो डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो जब आप स्लोली मीन्स जब आप जो आपको जो ब्रीथिंग स्लो होगा तो आपको जो बॉडी को क्या, आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा, ये आपको कमेंट करना है। जब आपने फास्ट रनिंग किया तो आपके बॉडी को चाहिए बहुत अधिक ऑक्सीजन, तो आपने फास्ट ब्रीथिंग किया। अब तक बहुत स्लो, जो आप बहुत ही आराम से सांस ले रहे हो, स्लो आपका जो ब्रीथिंग रेट है, तो क्या जितना ऑक्सीजन चाहिए हमारे बॉडी को, क्या उस कंडीशन में सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सोचिए और कमेंट कीजिए। देखिए, ऑन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स। हाँ, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल कंडीशन में कितनी बार सांस लेता है, 15 से 18 बार, 15 to 18 टाइम्स, ठीक है। ड्यूरिंग, अब मान लीजिए आपने कोई हैवी एक्सरसाइज किया है, तो आपका जो ब्रीथिंग रेट कितना है, 25 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल टाइम में कितना था, 15 से 18 के बीच में था। आपने कुछ हैवी वर्क किया है, कुछ एक्सरसाइज कर दौड़ गया है, तो उस समय क्या होता है आपका 25 टाइम, 25 टाइम्स होता है पर मिनट। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breath, thus inhale more oxygen। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम तो जो ब्रीथिंग हमारा फास्ट होता है, लेकिन हम लोग गहरी सांस लेते हैं। तो गहरी सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। हम दोनों काम कर रहे हैं। आफ्टर हैविंग एक्सरसाइज हम जो हम सांस बहुत तेज़ी से ले रहे हैं और ज़्यादा गहरा सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी हमको ज़्यादा मिल रहा है। देखिए ये आपका टेबल है, टेबल में क्या दिया, आपको अपने क्लासमेट का नाम लिखना है, ठीक है। लास्ट में आपको अपना भी नाम लिखना है। नॉर्मल टाइम आपका क्या है ब्रीथिंग रेट, सपोज दैट मान लीजिए 15 है, किसी का 16 है, किसी का 17 है, किसी का 18 है, किसी का 19 है, कुछ किसी का 20 हो सकता है, ठीक है। आफ्टर 20 वॉक आप 10 मिनट, आपने 10 मिनट क्या क्या वॉकिंग किया है, उसके बाद आपका क्या रेट आया, ब्रीथिंग रेट क्या है, थोड़ा सा बढ़ के आएगा, जाहिर सी बात है। मान लीजिए किसी का 20 आया, किसी का 22 आया, इस तरह से सबका डिफरेंट डिफरेंट। आफ्टर रनिंग फास्ट 100, आप 100 मीटर बहुत तेज़ी से आपने दौड़ लगाया, तो आपका क्या है ब्रीथिंग रेट, उसको आपको यहाँ लिखना है नोट, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा आराम किया, रेस्ट कर लिया, तो आपका क्या है ब्रीथिंग रेट, यहाँ पे उसको मेंशन करना है। और अपने क्लासमेट सबको कंपेयर करना है, जो आपका ब्रीथिंग रेट है नॉर्मली कितना आ रहा, वॉकिंग के बाद कितना आ रहा, रनिंग के बाद हम लोग कितना सांस ले रहे हैं, और आफ्टर रेस्ट यानी रेस्ट करने के बाद हम लोग कितना ले रहे हैं। एक्टिविटी 6.3 है। ये पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, हम लोग नॉर्मल टाइम में क्या काम करते हैं, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई ये लेबर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस एक्टिविटी में जो हमारा ब्रीथिंग रेट होगा स्लोएस्ट होगा, मीन्स हम बहुत आराम से सांस लेंगे, और कौन से एक्टिविटी में बहुत फास्टेस्ट होगा। इतना सारा जो काम दिखाया गया आपको, आपको अरेंज करना है कि असाइन द नंबर ऑफ पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। किसमें सबसे ज़्यादा जो सांस लेने की जो सांस लेना होगा वो फास्ट होगा। देखिए ये आराम कर रहे हैं, तो इनका जो ब्रीथिंग बहुत स्लोएस्ट होगा, इनको ये आराम से सांस लेंगे, ठीक है। ये बंदे ये भी स्टडी करा, तो इसको भी इसका जो ब्रीथिंग रेट भी क्या होगा, स्लो होगा। अब ये लेबर हेवी वर्क कर रहे हैं, चाहे ये कपड़े धो रही हैं,
तो ये चाहे जॉगिंग कर रही है, वॉकिंग कर रही है, सपोज ये रनिंग कर रही है, तो इन सबको क्या चाहिए, इनका जो ब्रीथिंग का फास्टेस्ट होगा, ठीक है, ये वॉकिंग का इनका हल्का सा स्लो होगा। तो इस तरीके से आपको असाइन करना है कि कौन सा वर्क में कितना, मीन्स कौन सबसे ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग करेगा, कौन सा स्लो करेगा। Assign number to the pictures in order of increasing rate of breathing according to, आप अपने एक्सपीरियंस की वजह को नंबर देने का। नंबर 1 सबसे कम किस में है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे सांस हम लोग कम सांस लेते हैं, तो सबसे कम ये लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा, उसके बाद ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये और भी कम लेंगे, इनसे थोड़ा इनको ज़्यादा चाहिए। फिर वॉकिंग कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा सांस ज़्यादा लेंगे, ठीक है। ये कपड़ा धो रही है तो ये थोड़ा सा काम कर रही है, तो इनको भी थोड़ा सा ज़्यादा, इनका भी थोड़ा इनसे फास्ट होगा। ये लेबर वाला काम कर, इनका भी हेवी वर्क है, तो इनके कंपेयर इनका जो ब्रीथिंग कितना होगा, फास्ट होगा। अब चूंकि ये दौड़ रही है, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ब्रीथिंग किसका होगा, इसका होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका हाउ डू यू ब्रीथ, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, उसको हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पहले एयर को लेते हैं, तो एयर के समय नाक, हमारा जो नोस्ट्रिल है उसके थ्रू हमारा एयर लेते हैं, ठीक है। वी टेक इन एयर, कैसे, थ्रू आवर, हम लोग नाक से अपना, हम लोगों ने अपना एयर को लिया। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू नेसल कैविटी, जब हम लोग नाक से हवा लेते हैं तो हमारा नाक से होते वो कहाँ जाता है, नेसल कैविटी में जाता है। अब नेसल कैविटी से कहाँ जाएगा, आपका लंग्स में जाएगा, ठीक से। अब लंग्स में कैसे जाएगा, थ्रू विंड पाइप होता है, तो उसके थ्रू लंग्स में ये जाएगा। अब लंग्स में क्या प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी है, ठीक है। फिगर 6.4 को हम लोग देखते हैं। तो दिस कैविटी इज सराउंडेड बाई रिब्स, जो कैविटी है ना, जो चेस्ट कैविटी, उसके चारों तरफ क्या रिब्स है, ठीक है। एक लार्ज मस्कुलर सीट्स को कहते हैं डायफ्राम, जो कि फ्लोर बनाता है आपका लंग्स का, विच फॉर्म द फ्लोर फॉर द, जो चेस्ट कैविटी है आपका, उसके लिए फ्लोर तैयार करता है। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब्स, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम और जो रिब्स, इन दोनों का मूवमेंट होता है। तो फिगर 6.4 को हम लोग देखते हैं। देखिए ये फिगर आपका 6.4 है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए सबसे पहले क्या है, ये हमारा नाक है, हम लोगों ने यहाँ से एयर को लिया, ठीक है, नेसल पैसेज है। तो ये आपका फिर सांस को यहाँ से होते हुए आपका कहाँ गया, ये आपका लंग्स में गया, ठीक है, ये आपका लंग्स है। और ये आपका विंड पाइप है, जो पाइप आपको दिख रहा है इसके ये विंड पाइप से होते हुए कहाँ गया, हमारा लंग्स में चला गया, लंग्स में गया। और लंग्स का पार्ट कौन कौन है, देखिए जो लंग्स है, जो हड्डी दिख रहा है ना, ये आपका रिब्स है, इस रिब्स के अंदर का आपका लंग्स है। और इसके ठीक नीचे ये आपका क्या है, ये आपका डायफ्राम है। और इसके बीच में क्या आपका चेस्ट कैविटी, मतलब खाली जगह है, ठीक है। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, जो सर्कल टाइप का ये आपका जो बना हुआ है, ये क्या ट्रैकिया है। अब मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। देखिए जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, सांस को आप अंदर लीजिए तो आपका जो हड्डी है ना, वो क्या ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। और मूव्स अप एंड, ऊपर तो उठेगा और बाहर की ओर ही आएगा, ठीक है। ऊपर की ओर उठेगा आपका रिब्स, जो हड्डी है ना हमारी, ये ऊपर की ओर जाएगा और थोड़ा सा बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो जो नीचे का जो डायफ्राम है, ये वाला एरिया है, ये क्या आएगा, नीचे की ओर डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। जो डायफ्राम मूव्स डाउन, तो इससे क्या होता है, जब ये ऊपर की ओर जाएगा और जो डायफ्राम नीचे की ओर आएगा, तो आपका जो इस जो चेस्ट कैविटी और स्पेस, वो क्या हो, उस जो चेस्ट कैविटी का मूवमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ये जो मूवमेंट हो रहा, स्पेस को बढ़ा रहा है, कहाँ पे, तो आपका चेस्ट कैविटी जो खाली जगह है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। हमारा बढ़ जा रहा, जैसे जगह बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या एयर घुसेगा, ठीक है। एयर रसेस इनटू दी
लंग्स, तो हमारे लंग्स में क्या होगा, एयर आएगा। अब लंग्स में क्या, लंग्स फिल्ड विथ एयर, अब लंग्स में क्या होगा, हमारा एयर आ गया, ठीक है। अब इन्हें, अब हमारा इतना तक इनहेलेशन, ठीक है। अब देखिए हमारा सांस का लंग्स अंदर हमारा एयर आ गया। तो फिर समझते हैं, जब भी हम सांस लेंगे तो हमारे जो रिब्स है वो ऊपर की ओर और बाहर, ऊपर की ओर जाएगा और हल्का सा बाहर की ओर में हमारा जो पेट है फूले, हमारा जो रिब्स है फूलेगा हल्का सा, ठीक है। और जो डायफ्राम है हमारा वो नीचे की ओर जाएगा। जब वो नीचे की ओर जाएगा तो लंग्स में क्या होगा, आपका स्पेस बढ़ेगा। जब स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर जो है वो जो चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक है। जब हम एक्सेल करेंगे, ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हम सांस को छोड़ेंगे तो हमारा रिब्स क्या है, रिब्स हमारा नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। जो डायफ्राम ये क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। जो डायफ्राम है हमारा ये ऊपर की ओर जाएगा। तो जैसे ऊपर की ओर जाएगा, जो अपने ऊपर कहाँ जाएगा, जो जो पहले का पोजीशन पे था, इट्स फॉर्मर पोजीशन, ठीक है। जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो क्या है, जो चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। डायफ्राम के ऊपर जाने से क्या होता है, रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, उसका साइज को घटा देगा और जो एयर है लंग्स में वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब एयर बाहर निकलेगा तो दिस मूवमेंट कैन इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट, इसको हम लोग ईजिली फील कर सकते हैं। आप एक बार सांस लीजिए, सांस छोड़िए, आपको खुद फील होगा। टेक है, आप एक गहरी सांस लीजिए, टेक ए डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। अब अपने अपने पेट पे एक हाथ रखिए और गहरी सांस लीजिए। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो चेस्ट कैविटी का साइज क्या है, बढ़ता और घटता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते रहता है। चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन, कभी को होता है ना कि कौन कितना अधिक अपने छाती को फुला सकता है, जो अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर सकता है, तो बच्चे उस कंपटीशन में भी जाते हैं। एवरी वन वॉज बूस्टिंग दैट ही सी, तो हर कोई क्या, हर कोई ये चाहता है जो मेरा जो चेस्ट है वो मैक्सिमम एक्सपेंड हो, ठीक है। एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट, अब ये एक्टिविटी को अपने क्लास में दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आप भी अपना चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए एक्सपेंड करने के लिए, और देखिए किसका सबसे अधिक चेस्ट एक्सपेंड हुआ है। यहाँ आप लोग के लिए एक सूचना दिया गया है जो कि आप लोग मानते नहीं हैं। स्मोकिंग डैमेज लंग्स, जो स्मोकिंग हमारे लंग्स को डैमेज करता है, हालांकि आपको पता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। स्मोकिंग करने से कैंसर होता है और आपको स्मोकिंग किसी भी हालत में नहीं करना है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। वेरी बैड हैबिट, किसी को भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। द एयर अराउंड हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है, सच एज स्मोक, डस्ट, जो हमारे आसपास जो एयर है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एटमोसफेयर में एयर है, उसमें क्या है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, स्मोक है, पॉलेंस है, बहुत सारा फॉरेन पार्टिकल्स है। जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो जो पार्टिकल क्या होता है, जो हमारा नाक में, जो हमारा नोज में हेयर, उसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक है। दिस पार्टिकल गेट ट्रैप इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेसल कैविटी, जो हमारे नाक का, जो हमारा नोज है, जो हमारे नाक में बाल होता है, और जब हम लोग हवा लेते हैं तो जो भी डस्ट पार्टिकल है वो उसमें फंस जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है फंसता नहीं, वो पास हो जाता है। हाउएवर समटाइम दिस पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेसल कैविटी, तो कभी वो क्या, नेसल कैविटी में नाक से अंदर की ओर चला जाता है। जब वो अंदर की ओर गया तो जो हमारा कैविटी की जो लाइनिंग है ना, वहाँ पर क्या होता है, इरिटेशन होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल है नेसल कैविटी में चला गया तो उसका लाइनिंग में क्या, आपको इरिटेशन फील होगा। तो जब जब इरिटेट फील कीजिएगा तो क्या छींकिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीच, मतलब छींकना, जब हम लोग छींक आती है ना, वो हमारा नेसल कैविटी में डस्ट पार्टिकल पास हो जाता है, इस कारण हमें छींक आती है। तो छींकने से क्या, जो डस्ट पार्टिकल में नाक में घुस गया था वो सब क्या बाहर निकल जाता है। स्नीजिंग एक्सपेल दिस फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर आवर बॉडी, जब हम छींकते हैं जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर निकाल देता है और क्लीन एयर हमारे नेसल कैविटी में एंटर करता है। देखिए आपको तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब जब छींकिएगा तो अपने नाक के पास हाथ रखिए, ताकि जो आप छींक के बाहर निकाल रहे हैं उसको कोई और अपने अंदर ना ले ले, ठीक है। वेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाई द अदर पर्सन, जो आपने छींक कर बाहर निकाला उसको कोई आसपास जो आपके बैठा हुआ अपने अंदर ना ले ले, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, ये जो है ना फॉरेन पार्टिकल्स का, जो बाहर की जो
पार्टिकल मतलब क्या ना, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट स्मोक, इसको कहते हैं हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है ना आपके एयर में, ऑल आर दिस कंसिडर डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स। और एक्सपेल मीन्स बाहर निकाल देना। एक एक्टिविटी आपका दिया गया है 6.4 है, इसमें चलिए समझते क्या है। देखिए आपको लंबी सांस, टेक अ डीप ब्रीथ, लंबा सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद मेजरिंग टेप। लंबी सांस लेना, और आपको अपने जो, जब सांस लीजिएगा तो आपको अपने चेस्ट को टेप से मेजर करना, और आपके ऑब्जर्वेशन को टेबल 6.2 में रिकॉर्ड करना। टेबल 6.2 कहाँ पे है? ये है आपको टेबल 6.2। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है और अपने क्लासमेट का नाम लिखना है। ठीक है, इसमें इस कॉलम में जब आपने सांस लिया, इनहेल किया, तो आपका चेस्ट का कितना मेजरमेंट है आपको यहाँ पर नोट डाउन करना। सपोज दैट आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आपने सांस को एक्सेल किया, जब सांस को छोड़ दिया, कितना आया? थोड़ा सा कम हो गया होगा, 25 हो गया। और दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डिफरेंस साइज कितना आया इनहेल और एक्सेल के टाइम पे। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट व्हिच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। किस आपके कौन से फ्रेंड का जो चेस्ट था सबसे अधिक एक्सपेंड हुआ, आपको उसको मेंशन करना है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाई ए सिंपल मॉडल। चलिए समझते हैं। देखिए देखिए डायग्राम दिया गया है कि जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो ये हमारा जो रिब्स है ये आपका ऊपर की ओर मूव होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकलता है। और जो हमारा डायफ्राग्राम है मूव्स डाउनवर्ड, जो मैंने अभी थोड़ा पहले आपको बताया था। ठीक है, और जब हम ईयर को छोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होगा भाई। तो जब हम अब एक्सेल कर रहे हैं कि हम लोग हवा को छोड़ रहे हैं, तो हमारा डायफ्राग्राम क्या होगा, नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, सॉरी, देखिए जब हम एयर को छोड़ेंगे, जब एक्सेल करेंगे, तो हमारा रिब्स क्या है, रिब्स मूव्स बैक। जो यहाँ पर जो ऊपर गया था वो अब क्या डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, जो डायफ्राग्राम कहाँ है, ऊपर की ओर जाएगा। जो ऊपर की ओर जाएगा तो जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, और एयर को, हमारा स्पेस का कम हो गया तो एयर को फोर्स करके एयर बाहर निकल जाएगा। और इनहेल में जस्ट उल्टा होता है, रिब्स हमारा ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पर आपका स्पेस बन जाएगा। जो डायफ्राग्राम नीचे की ओर जाएगा, और ये आपका जो स्पेस यहाँ पे कैविटी में, चेस्ट कैविटी में स्पेस क्रिएट होगा, और एयर हम लोग इनहेल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखते हैं। आपको बोला गया टेक प्लास्टिक बोतल। ठीक है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, चौड़ा प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का बोतल। एक्टिविटी 6.5 देखिए, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल। आपको बहुत ही चौड़ा प्लास्टिक का बोतल लेना है, उसका जो बॉटम को काट देना है। जो उसका मान लीजिए बोतल है ना आपका, तो इसको आपको कट, जो उसका बॉटम है इसको कट कर देना। ठीक है, जो काट के हटा देना है। गेट ए वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। आपको एक ट्यूब लेना है वाई शेप इस टाइप का। ठीक है, ऐसा एक ट्यूब लेना है आपको। आपको मेक होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। जो आपका जो बोतल का जो ढक्कन है उसमें आपको होल करना, और इसको जो ये ट्यूब इसको पास करना है। टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून। यहाँ पे जो ट्यूब है ना, यहाँ पे एक बलून यहाँ लगा दीजिए, पिच का बलून, एक बलून यहाँ, जिसमें हवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू डिफ्लेटेड बलून्स, इंट्रोड्यूस द टिप इनटू द बोतल एज सोन। देखिए अब फिगर देखिए, ऐसे आपको सेट करना है। फिगर में देखिए आप पहले, ये आपका बोतल है। इससे हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका बोतल, आपने यहाँ से पहले बोतल को काट दिया। ठीक है, ये बॉटम को कट कर दिया। ये आपका वाई शेप का ट्यूब है। ठीक है, ये आपका दो बलून है। ठीक है, बलून को आपने लगा दिया। ये प्लास्टिक, ये आपका एक तो फोर्क ट्यूब है जो आपका एयर टाइट करता था यहाँ से। ठीक है, और नीचे आपको क्या है, यहाँ पे एक प्लास्टिक टाइप का लगा देना है। ठीक है, आप क्या करना है, आपको कैप लगा देना। जो बोतल है आपका ऊपर में कैप लगा देना, उसको सील कर देना ताकि वो एयर टाइट हो जाए। टू दी ओपन बेस, जो बोतल को आप नीचे से यहाँ जो कट किया था ना, यहाँ पे आपको क्या करना, टू ओपन द, हाँ, टू ओपन द बेस ऑफ द बोतल टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक सीट यूजिंग लार्ज रबर बैंड। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का सीट लगाना रबर बैंड के साथ में। नीचे जो हमने काटा था ना बोतल का, वहाँ पे प्लास्टिक या फिर कोई भी
एक थिन रबर लगा दीजिए, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल टाइप का हो। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बबल्स। इस रबर को आप नीचे और खींचे, जब आप इसको नीचे को खींचेगा तो यहाँ से एयर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बनेगा, ठीक है, जब स्पेस बनेगा यहाँ खाली जगह बनती है, यहाँ पे क्या एयर आएगा, ठीक है, तो एयर आएगा तो क्या होगा, हमारा जो लंग्स में क्या होगा, एयर, हमारा यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पे एयर फिल होगा लंग्स में। फिर क्या करना है आपको, पुश द रबर एंड प्लास्टिक अब आपको नेक्स्ट है, अब जो रबर शीट है इसको आपको ऊपर की ओर पुश करना है। तो जैसा ऊपर की ओर कीजिएगा तो आपका जो इसमें एयर है ना, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, जब स्पेस कम पड़ जाएगा तो एयर निकलना शुरू होगा। ये जो बैलून इसमें जहाँ पे एयर था, इसका एयर निकल कर ये बैलून खाली हो जाएगा, ठीक है। डिड यू सी द चेंजेस इन द बैलून, व्हाट डू द बैलून इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए ये बलून का, ये आपका लंग्स हो गया, ये रबर जो हमने लगाया है रबर शीट, ये क्या आपका डायफ्राम हो गया, ठीक है, और ये आपका लंग्स हो गया, ये आपका जो ट्रैकिया हो गया, ये वाला पार्ट, विंड पाइप इसको हम लोग कहते हैं ना, जो हवा आ रहा है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम एयर अंदर लेते हैं, तो हमारा जो रिब्स क्या होता है ऊपर की ओर जाता है, और जो डायफ्राम हमारा नीचे की ओर जाता है, ठीक है। तो नीचे की ओर गया था, स्पेस बना और एयर हमारा एंटर कर गया। एक्सेल में क्या होता है हमारा, जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा जो हमारा रिब्स है वो आपका नीचे की ओर आता है, और जो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, तो स्पेस कम होता है, तो एयर हमारा जो चेस्ट कैविटी में स्पेस कम हो गया, तो हमारा एयर क्या होगा, बाहर निकल जाता है, फोर्स्ड आउट हो जाता है, एयर विल बी फोर्स आउट टू लीव द लंग्स। ये जस्ट एक मैकेनिज्म था, आपको समझाने के लिए बताया गया था कि आप इस तरह समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। जब भी डायफ्राम नीचे आएगा तो स्पेस बढ़ेगा तो आपका एयर एंटर करेगा, तो उसको दबा दीजिएगा, स्पेस कम होगा तो एयर को बाहर निकाल देगा। यह एक्सेलेशन हो गया, इनहेलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम लोग जब सांस छोड़ते तो क्या निकलता है, जब हम लोगों ने सांस लिया था तो ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। जब सांस को हम लोग करते छोड़ते हैं, यानी जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हम लोग क्या एक्सेल करते हैं, क्या ओनली सब CO2 निकलता है, या फिर ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, या फिर नाइट्रोजन बाहर निकलता है, क्योंकि जो हमने, क्योंकि एयर क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जब हम लोगों ने इनहेल किया तो सब कुछ अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, आपका वेपर का फॉर्म, वेपर वाटर भी गया जो वेपर के फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन गया, नाइट्रोजन गया। जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या बाहर निकल रहा है, सब कुछ बाहर निकल रहा है कि सिर्फ CO2 बाहर निकल रहा है। तो उसको हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। आपको करना क्या है, आपको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। अगर टेस्ट ट्यूब नहीं तो आप एक प्लास्टिक का बोतल भी ले सकते हैं, या सिलेंडर भी ले सकते हैं, ठीक है, नहीं जो भी आपके पास ले लीजिए। आपको होल करना है किसमें, उसके लीड पे, और उसमें एक एंड फिक्स इट, उसको होल करके उसको आपको बोतल में फिक्स कर देना है, ठीक है। उसमें कुछ आपको लाइम वाटर बना के ना, फ्रेश ताज़ा नींबू पानी बना के आपको टेस्ट ट्यूब में फिल कर देना है। एक आपको प्लास्टिक का स्ट्रॉ चाहिए, जो कि आपको इंसर्ट करना है बोतल के अंदर डालना, इतना अंदर डालिए कि वो आपको जाके लाइम वाटर तक डिप हो जाए, लाइम वाटर को टच करे, लाइम वाटर के अंदर चला जाए, इन द होल इन सच वे दैट इट डिप इन द लाइम वाटर, ठीक है। आपने स्ट्रो को लाइम वाटर में डाल दिया। अब क्या करना है, अब आपको उस स्ट्रो के थ्रू आपको ब्लो करना, मीन्स हवा डालना है उस लाइम वाटर में। नाउ ब्लो मीन्स क्या होता है कि हवा डालना। ब्लो जेंटली, आराम से टू द स्ट्रो फ्यू टाइम्स, 2-3 बार, कुछ 2-3 बार 5-6 बार आपको फूकना है। ये फिगर 6.8 में दिखाया गया है, थोड़ा फिगर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। देखिए ये आपका फिगर है, ये लाइम वाटर है, ये आपका स्ट्रॉ है। अब यहाँ से आपको 2-3 बार ब्लो, देखिए ब्लो कर रही है, 2-3 बार फूक रही है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इज देयर ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर। जब हम लाइम वाटर में एयर ब्लो करते, जब हवा फूकते हैं मुंह से, तो क्या लाइम वाटर कुछ चेंज हो रहा है? आप उस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 5 में जो आपने पढ़ा था, उसके बेसिस पे आप क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो उस चैप्टर को यूज़ कर, उसका कॉन्सेप्ट को लगाते हुए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कमेंट करना है क्या चेंज हो रहा है। यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं
एक्सेल करते हैं वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। व्हाट डू वी एक्सेल, हम लोग क्या बाहर छोड़ते हैं, डू वी एक्सेल ओनली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट। तो क्या हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं या फिर उसका मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है उसके साथ में बाहर निकाल रहे हैं। जब आपने कभी कुछ नोटिस किया होगा, जब हम आईने में फूंकते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एक मॉइस्चर का फिल्म होता है ना, जो मान लीजिए कि आईने के लिए लीजिए, ठीक है, वहाँ मुंह से फूंक दीजिए, पूरे आईने पे क्या होता है, एक मॉइस्चर आता है, ठीक है ना, एक भाप टाइप का बन जाता है उसका सरफेस पे मिरर के। तो वो जो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहा, ठीक है। बूझो जो है वो चालाक है। बूझो वांट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन लंग्स। हम लोग अपने लंग्स में कितना एयर को रख सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है कि आपका कितना कैपेसिटी है। देखिए आपको सबको सजेशन दिया गया है, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। क्या करना है आपको, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज में प्राणायाम है, ठीक है। सांस को अंदर बाहर छोड़ना जो हम लोग करते हैं ना मॉर्निंग में, जो हम लोग, वो बहुत ही उपयोगी है। कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द लंग्स टू टेक इन मोर एयर। अगर आप मॉर्निंग में डेली प्राणायाम करेंगे तो आपका जो लंग्स का जो एयर, जो कैपेसिटी एयर को इनटेक करने को इंक्रीज हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम एयर को आप इनटेक कीजिएगा तो क्या होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी बॉडी में रिलीज़ होगा। दिस मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी सेल्स एंड रिलीज मोर एनर्जी। जितना अधिक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है उतना अधिक हम लोग हमारा बॉडी एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो आज से आपको डेली 15-20 मिनट प्राणायाम करना है, ठीक है। अब जो अदर एनिमल्स है वो कैसे सांस लेते हैं, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। जो अदर एनिमल्स है उनका जो सांस लेने का क्या मीन्स मैकेनिज्म है, क्या वो भी हमारी तरह इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, कोई और सिस्टम है समझ। जैसे मान लीजिए एलिफेंट है, लायंस है, गाय है, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन बींग्स। इन सब के अंदर जैसे हमारे लंग्स है ना, वैसे इनके अंदर भी क्या है, लंग्स है। जैसे हम लोग लेते सांस वैसे ये लोग भी सांस लेते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनके अंदर तो लंग्स तो समझ में आ गया कि ये सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन जो अदर ऑर्गेनिज्म है, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ह्यूमन बींग्स। क्या उनके पास भी लंग्स है इंसानों की तरह? चलिए समझते हैं, लेट्स अस फाइंड आउट। जैसे मान लीजिए कॉकरोच है, तो कॉकरोच सांस कैसे लेता है, इसके इसमें क्या एक स्मॉल ओपनिंग होता है इसके बॉडी में, ठीक है ना। इसके में क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होता है द साइड ऑफ इट्स बॉडी। अदर इंसेक्ट हैव ऑल्सो अ स्मॉल ओपनिंग। जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो कॉकरोच इंसेक्ट है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक ओपनिंग्स होता है। उस ओपनिंग्स हम लोग क्या करते हैं, स्पायरिकल्स कहते हैं, स्पायरिकल्स कहते हैं ओपनिंग को। तो इसके थ्रू वो सांस लेते हैं। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया। जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास मीन्स ब्रीथिंग के लिए क्या होता है, एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है, इसको ट्रेकिया कहते हैं, फॉर गैस एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन रिच एयर असेस थ्रू द स्पायरिकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा एयर जिसमें ऑक्सीजन वो कैसे आता है, जो हमारा ओपनिंग है ना बॉडी में, यहाँ से एंटर करके ट्रैकियल ट्यूब्स होते हुए पूरे बॉडी के सेल में चला जाता है, ठीक है, और बॉडी इसको यूज़ करती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इन द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स थ्रू द। अब जैसे ऑक्सीजन है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, सिमिलरली देखिए जिस तरीके जिस जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन एंटर किया, सिमिलर उसी प्रोसेस के थ्रू आपका CO2 भी बाहर निकलेगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल से कहाँ जाएगा, आपका ट्रैकियल ट्यूब में जाएगा, और ट्यूब से होते हुए आपका बाहर निकलेगा, और जो आपका ओपनिंग है ना बॉडी में जिसको मैं स्पेक्ट करता हूँ वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो दिस एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये जो आपका ओपनिंग है ना और जो आपका जो ट्रैकिया है, ये सिर्फ आपको इंसेक्ट में मिलता है और कहीं और नहीं मिलता है। नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देखिए ये आपका ट्रैकिया है, ये देखिए आपका ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। ये ट्रैकिया ये जो बना हुआ है ये सब
ये ट्रैकिया, ये सब आपको लाइनिंग दिख रहा है ना, ये सब ये ट्रैकिया है। अब आइए देखते हैं अर्थवर्म कैसे सांस लेता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ द क्लास 6 दैट अर्थवर्म ब्रीथ, ये अपने स्किन्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जो अर्थवर्म है उनका ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है, वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। द स्किन ऑफ एनी अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग। अगर उसको बॉडी को टच कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा मीन्स गीला टाइप का महसूस होगा। गैसेस इजिली पास थ्रू देम, तो जो गीलापन है, जो आपका जो मीन्स जो क्या कहते हैं, जो स्लीमी है, जो मॉइस्ट है, उसके कारण क्या होता है, जो हमारा गैसेस है इजिली पास कर देता है। ठीक है, दो फ्रोग्स है, अच्छा जो आपका क्या कहते हैं फ्रोग जो है उसके अंदर क्या पेयर ऑफ लंग्स होता है। ठीक है, लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द स्क्रीन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, फ्रोग के पास दो मैकेनिज्म है सांस लेने का। पहला, उसके पास लंग्स भी है, जैसे हम लोग के पास लंग्स है, सिमिलर टाइप का वो लंग्स के थ्रू भी ब्रीथिंग कर सकता है। और साथ ही साथ ऑल्सो वो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है। जैसे स्किन से कैसे सांस ले रहा है आपका अर्थवर्म, ठीक वैसे ही फ्रॉग भी आपका, क्योंकि उसका जो स्किन वो भी आपका मॉइस्ट होता है और स्लीपरी होता है, तो उसके थ्रू भी वो आपका ब्रीथिंग कर सकता है फ्रॉग, जो मेंढक है। बोझो ने टेलीविजन में प्रोग्राम देखा कि दैट वेल्स एंड डॉल्फिन ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस। जो वेल मछली या डॉल्फिन है वो लोग कभी कभी पानी की सतह पे आती है। दे इवन रिलीज फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स वाइल मूविंग अपवर्ड। वाई डू दे डू सो? आपने लोगों ने देखा होगा टीवी में कि जो वेल मछली है ना, जो चाहे फिर डॉल्फिन हो, वो एक बार अंदर से बाहर की ओर आएगी पानी की सतह पे और ढेर सारा पानी छोड़ देती है वो लोग। जब पानी का फुवारा होता है ना, उस टाइप वो लोग पानी को रिलीज करती है। तो ऐसा क्यों करती है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब जो ऑर्गेनिज्म जो पानी में, जो समुद्री लोग हैं ना, जो समुद्री मछली वगैरह, वो कैसे सांस लेती है, उनका क्या सिस्टम है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग अंडर वाटर, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर से कैसे सांस ले सकता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव अंडर वाटर? नो, हम लोग क्या पानी के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर पानी के अंदर सांस को रोक कर रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, लेकिन बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहते हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो आपका फिश है उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है। वो गिल्स के थ्रू क्या करती है, सांस लेती है। गिल्स द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको फिश क्या करती है, अपने गिल्स के थ्रू यूज़ करती है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। आपको मन में आएगा ना कि गिल्स कैसे हेल्प करता है ब्रीथिंग, वो कैसे ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है। तो गिल्स में क्या होता है, गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो हमारा गिल्स होता है उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है जो कि गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। देखिए गिल्स में ब्लड वेसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि प्लांट कैसे रिस्पायर करता है, जो प्लांट का जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग है वो कैसे काम करता है। देखिए लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिस्पायर फॉर द सर्वाइवल। जैसे हम लोग जीवन जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए रिस्पिरेशन जरूरी है, प्लांट को भी रिस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट भी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है कहाँ से, एयर से, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो प्लांट का जो सेल वो क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, यूज करता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एज इन अदर ऑर्गेनिज्म हम लोग करते हैं। इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में क्या होगा, उसको हर एक पार्ट क्या हो, वो खुद से ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और CO2 दे देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन चैप्टर 1 लिप्स ऑफ द प्लांट हैव अ टीनी पोर्स। जो पत्तों में पतला सा मीन्स बहुत ही छोटा सा सुराख होता है, छेद होता है, सुनो, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उसका काम क्या है,
वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन CO2, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये तो समझ में आएगा, जब प्लांट मान के लेके ऊपर है तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्लांट का जो रूट है जो कि मिट्टी के अंदर है वो कैसे ऑक्सीजन ले रहा है। तो पहले के मन में सवाल आया कि पहले वांट टू नो वेदर रूट्स जो कि अंडरग्राउंड है ऑल्सो टेक ऑक्सीजन, हाउ इट इज, इफ सो हाउ। अगर किसी प्लांट का रूट ऑक्सीजन लेता है तो कैसे, तो मिट्टी के अंदर में है, क्योंकि जो मिट्टी में क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ से वो ले लेता है। देखिए, लाइक अदर लिविंग सेल ऑफ द प्लांट द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। अब रूट को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए, ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। तो सवाल है कि रूट एक्चुअली ऑक्सीजन ले कहाँ से रहा। देखिए, जो मान लीजिए मिट्टी का कण है, ठीक है, इसके बीच में क्या है आपका, ये जो स्पेस है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, जो जो बीच में गैप है ना मिट्टी के कण के बीच में, तो रूट आपका इस स्पेस से ऑक्सीजन लेता है। रूट टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल, जो सोइल पार्टिकल के अंदर एयर स्पेस है वहाँ से लेता है रूट अपना ऑक्सीजन। देखिए, ये रूट, मान लीजिए रूट है, ठीक है, अब ये आप ये जो बीच में पीला पीला दिख रहा है एयर स्पेस है, यहीं से आपका जो रूट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है। कैन यू गेस व्हाट हैपन इफ ए पोटेड प्लांट इज ओवर। मान लीजिए कोई गमला में प्लांट है, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा पाएंगे तो क्या होगा उसका, ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से क्या होता है, प्लांट आपका सूख जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट स्पेसिंग एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है नीड टू रिस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। नॉर्मली हम लोग रिस्पायर क्यों करते हैं, ताकि हम लोग ऑक्सीजन की सहायता से फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज कर सकते, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर वो ख़त्म होता है। थैंक यू, और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।